दोस्तों, महाराष्ट्र में बीजेपी को क्या तगड़ा झटका लगने जा रहा है? क्या वाकई महायुति सरकार बनाते बनाते रह जाएगी? क्योंकि आज जब प्रचार थमेगा, उसके फौरन बाद अब सभी को इंतजार होगा 20 नवंबर का। और इसीलिए आज आपका अपना चैनल टाइम्स एक्सप्रेस एक जबरदस्त सर्वे लेकर आए उस तारीख को जब किसी भी तरह का प्रचार नहीं होगा, कोई हथकंडे चले नहीं जाएंगे। वो बात अलग है कि चुनाव आयोग अगर छूट दे देता है जिस तरीके से, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी को, वो बात अलग है, लेकिन हथकंडे अब नहीं चल पाएंगे। ये नियम के मुताबिक है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या वाकई महायुति ने पूरी तरीके से महाराष्ट्र में पूरा दाव पलट कर रख दिया है? जो तमाम न्यूज चैनल अलग अलग चैनल दिखा रहे हैं, क्या ये हकीकत है? आज यही आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। बिना देर किए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि महायुति या महाविकास अघाड़ी, क्योंकि आखिरी वक्त चल रहा है। इससे पहले लगातार दावा किया जा रहा था कि महायुति सरकार नहीं बना पाएगी। सीएसडीएस का सर्वे भी आया था, तमाम चीजें हुई थी और इन सब के बीच काफी कुछ किया गया, जैसे कटेंगे तो पटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, तमाम तरह के नारे। इनके अपनी ही एनडीए में नाराजगी। पंकजा मुंडे जो हैं, जो खुद बीजेपी की विधायक एमएलसी हैं, वो अशोक चौहान जो कांग्रेस से बीजेपी में आए सांसद है फिलहाल राज्यसभा के, वो तमाम लोग नाराजगी जता रहे थे कि इस तरह के बयानों की कोई जरूरत खासकर महाराष्ट्र में नहीं है। लेकिन उसके बावजूद इन नारों को रोका नहीं गया। अब इसमें सवाल उठता है कि क्या वाकई खेल होने जा रहा है? बिना देर किए पहले मैं दिखाता हूं क्या है हवा का रुख। ये दैनिक भास्कर का अपना पूरा का पूरा इन्होंने बताया है कि किसे कितनी सीट मिल रही है। इसमें बताया कि महाराष्ट्र में बीजेपी को लग सकता है झटका, बहुमत मुश्किल। दरअसल इन्हीं नारों के तहत इन्होंने सोचा कि नहीं भैया, हमें तो बहुमत मिल जाएगा। लेकिन क्या है इनकी हालत देखिए। महायुति को 125 से 145, वहीं महाविकास अघाड़ी को 132 से 155 सीटें मिलने के आसार है। यानी बहुमत मिलता हुआ महाविकास अघाड़ी को नजर आ रहा है। खैर, अभी ये भी नहीं कहा जा सकता कि वाकई महाविकास अघाड़ी को मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। हाँ, ये बात जरूर मानूंगा मैं अपने चैनल पर कि जब पिछली बार मैंने आपको सर्वे दिखाया था उसमें अलग तब्दीली देखने को मिली है। इस बार थोड़ा इन्होंने गेन किया है, बीजेपी ने भी गेन किया, बीजेपी के सहयोगियों ने भी गेन किया। लेकिन ये क्या परिणामों में तब्दील हो पाएगा, इसे समझने के लिए जरा देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि ये तो साफ है कि महाराष्ट्र में किसी को बहुमत मिलने की उम्मीद नहीं है। इस बार छोटी पार्टियों इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स 25 सीटें जीत सकते हैं, यानी सरकार यही बनवाएंगे। अब यहीं पर यह खेल शुरू होगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है, इसे समझने के लिए आइए क्या कुछ कहा जा रहा है। 5 पॉइंट्स में समझिए महाराष्ट्र के रुझानों सियासी समीकरण क्या है। दावा किया गया है कि 148 सीटों पर चुनाव लड़ रही है बीजेपी, जिसमें से वो 80 से 90 सीटें पर मजबूत नजर आ रही है। 2019 में उसे 105 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार उसका जो आंकड़ा है वो घटता हुआ नजर आएगा। वहीं सहयोगी पार्टी जो है शिवसेना शिंदे गुट 30 से 35 और एनसीपी अजित पवार गुट की 15 से 20 सीटें जीत सकती है। इस लिहाज से महायुति को मात्र 125 से 145 सीटें मिल सकती हैं, यानी बहुमत के लिए 145 सीटों की ही जरूरत है, यह बताया गया। अब इसमें से एक दो भी सीटें अगर कम होती हैं तो हालत खराब हो सकती है। अब आइए महाविकास अघाड़ी के परफॉर्मेंस पर भी नजर डाल लेते हैं। क्या कह रहे हैं ये कहते हैं महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस सबसे मजबूत दिख रही है, 52 से 65 सीटें मिल सकती हैं। शरद पवार की पार्टी एनसीपी जो है उसको 50 से 55 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, मजबूत नजर आ रही है शरद पवार की पार्टी। लेकिन सबसे कमजोर स्थिति में बताया जा रहा है शिवसेना है उद्धव ठाकरे गुट की, जिससे 30 से 35 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन फिर भी देखिए इनका आंकड़ा, कहा जाता है महाविकास अघाड़ी को 132 से 155 सीटें मिलने के आसार है। चाहिए कितने? 145, और आ कितने रहे? 132 से 155। मानकर चलिए अगर 2-4 सीटें कम भी आती हैं, 50 तक भी आता तो भी पूर्ण बहुमत महाविकास अघाड़ी को मिल रहा है। अब महाराष्ट्र की जो छोटी पार्टियां हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, वो क्या करेंगे आप समझिए। 20 से 25 सीटें जीत सकते हैं। अगर दोनों अलायंस बहुमत से दूर रह गए तो सरकार बनाने में इनकी भूमिका सबसे अहम होगी। लेकिन मेरा यह मानना है कि यह होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दरअसल मैं आपको समझा देता हूं क्यों। क्योंकि ज्यादातर इंडिपेंडेंट्स जो लड़ रहे हैं वो एक अलग है, लेकिन इनमें ज्यादातर इनके अपने ही पार्टी के लोग हैं। यानी इनको टिकट नहीं मिली, किसी को कुछ नहीं मिला। कुछ इस बात के लिए नाराज हैं कि योगी आदित्यनाथ किस तरह का बयान दे रहे हैं, जिसकी नाराजगी मैंने हाल में भी आपको दिखा दिया। अजित पवार तो खुद नाराज थे। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली मुंबई में होती है, इतनी बड़ी रैली होती है, ना खुद जाते हैं ना अपने प्रत्याशियों को भेजते हैं जो मुंबई से उनके, चाहे आप उनकी पार्टी के किसी भी व्यक्ति को उठा लीजिए, कोई भी नवाब मलिक से लेकर जितने भी इनके प्रत्याशी हैं अजित पवार गुट के, जो मुंबई से चुनाव लड़ रहे हैं अलग अलग सीट से, उन 3 सीटों के प्रत्याशियों को तक नहीं भेजा। यानी साफ साफ ये द्वंद नजर आता है। ऐसे में माना जा रहा है कि जो नाराजगी इनके अपने लोगों के बीच है वो क्रॉस वोटिंग कराएंगे। यानी अगर निर्दलीय बीजेपी का कोई नेता उतरता है जो पहले से भी विधायक रहा हो और वो खुद विधायकी लड़ने के लिए तैयार बैठा हो, लेकिन बीजेपी ने टिकट काट दिया हो, अगर वो मैदान में उतरता है तो उसके प्रति सहानुभूति की लहर होगी। दूसरा फैक्टर जो काम करने जा रहा है, जहां तक अनुमान लगाया जाता है कि फैक्टर ये भी है कि लोकसभा चुनाव में भी वही फैक्टर ने काम किया, खास तौर पर एनसीपी को तोड़ना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ना, इसने बहुत महत्वपूर्ण काम किया था। मैं कांग्रेस के लिए नहीं कहता, नहीं, कांग्रेस का भी कुछ है। जैसे मिलिंद देवड़ा को ले लीजिए, वो शिवसेना एकनाथ शिंदे के गुट में चले गए। आप अशोक चौहान को ले लीजिए,
अशोक चौहान भी चले गए बीजेपी के साथ। नाराजगी लोगों में यह है कि जिनको कल तक आप कहते थे कि चक्की पिसवाएंगे जेल में, कभी कहते थे बहुत बड़े घोटालेबाज हैं, बहुत आदर्श सोसाइटी मामला था अशोक चौहान से जुड़ा हुआ था, वो सारे के सारे ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। इसी को लेकर लोगों में नाराजगी भी है। चूंकि महाराष्ट्र की अगर आप जनता की बात करते हैं, वैसे तो हर एक प्रदेश की जनता अपने आप में प्रोग्रेसिव होती है, अलग अलग सबके मुद्दे होते हैं, लेकिन जो महाराष्ट्र की जनता है खास तौर पर, चूंकि आर्थिक राजधानी भी माना जाता है मुंबई को, तो ये पूरे महाराष्ट्र के अगर देखा जाए तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू केवल जात आधारित नहीं रह पाता। वो प्रोग्रेसिव होकर सोचते हैं और सोचते हैं कि जो कल तक इनके लिए घोटालेबाज हुआ करते थे, आज उन्हीं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार करते नजर आ रहे हैं। तो यही एक फैक्टर बहुत बड़ा काम किया लोकसभा चुनाव में भी, और माना जा रहा है कि वही काम इस बार इस विधानसभा चुनाव में भी होगा, क्योंकि ज्यादा अंतर नहीं रहा दोनों चीजों में। आप हो सकता है कहेंगे हरियाणा में भी तो ये लग रहा था, लेकिन आपने देखा हरियाणा में चुनाव होने के बाद और नतीजे आने के बाद काफी चीजें भी खुलती हुई नजर आई। वो पता लगा कि चुनाव आयोग ने विपक्ष की शिकायतों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आप देखिए कि ईवीएम में जरूर बीजेपी बहुमत हासिल कर चुकी है, लेकिन वहीं हरियाणा में अगर आप बैलेट पेपर से चुनाव में देखेंगे तो कांग्रेस को सीटें मिल रही थी, 54 सीटें मिलती हुई नजर आ रही थी। तो ये सारे फैक्टर काम कर रहे हैं ना, लोग देख रहे हैं, अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। पहला फैक्टर ये कि आपने दूसरों की पार्टियां तोड़ी, बनी बनाई पार्टियां तोड़ी, एनसीपी तोड़ी, आपने शिवसेना तोड़ी। दूसरा फैक्टर काम कर रहा है कि आप घोटालेबाज जिन्हें कल तक कहते थे उन्हें अपने साथ लिया है और उन्हीं के लिए प्रचार कर रहे हैं, उनकी पीठ थपथपा रहे हैं। तीसरा ये कि जो सब कुछ सांप्रदायिक सौहार्द वहां बना हुआ है उसे कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे जैसे नारों से थोड़ा खराब करने की कोशिश की जा रही है, और इसी आधार पर चुनाव जीतने का ख्वाब देखा जा रहा है, जिसकी नाराजगी खुद उनके अपने दल के नेताओं में और एनडीए के अंदर देखने को मिल रही है। ये तीन बड़े फैक्टर तो आपके सीधे सीधे आपके काम करते नजर आ रहे हैं। चौथा ये कि इसी साल लोकसभा चुनाव के बाद, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव के बाद जो देखा कि हरियाणा की जनता की एक एक चीज देख रहे थे, सुन रहे थे लोग, उन्हें पूरा विश्वास था कि इस बार, खुद बीजेपी के नेताओं को भरोसा था कि भाई इस बार तो सरकार बनाना मुश्किल है, लेकिन ये कैसे हो गया, 48 सीटें बीजेपी ने जीत ली। तो ये तमाम चीजों पर महाराष्ट्र की जनता की नजर है। बस महाराष्ट्र की जनता को 20 नवंबर का इंतजार है। खैर, अब देखिए इनका क्या कहना है। एक और इन्होंने बताया फैक्टर जो काम करता हुआ नजर आ रहा है, लाडली बहन योजना से महायुति को मिल सकता है फायदा। इस योजना की वजह से मध्य प्रदेश में बीजेपी को जीत मिली थी। हालांकि मराठा आरक्षण, मराठा वर्सेस ओबीसी, महंगाई, फसलों के कम रेट मिलना शिंदे सरकार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यानी एक तरफ ये माना जा रहा है कि जो युवा पीढ़ी है, खासकर जो लड़कियां हैं, वो जो वोट देने जाएंगी, हो सकता है लाडली योजना, जो लाडली बहन योजना है, उसका फायदा उनको मिल सकता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप बहुतायात में देखेंगे वहां पर, तो काफी कुछ नाराजगी शिंदे सरकार से लोगों के बीच में है। अब इसमें एक और देखिए, पांचवा जो पॉइंट है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि कटेंगे तो बटेंगे के नारे की वजह से मुस्लिम वोटों में ध्रुवीकरण हो सकता है। मैं मुस्लिम वोट नहीं मानता, मैं इसके अलावा और भी वोटर्स मानता हूं, क्योंकि नाराजगी अगर विपक्ष की तरफ से उठाई जाती तो माना जा सकता था, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के अगर लोग कहने लगे इन नारे की जरूरत यहां पर नहीं है, यानी कि उनके नेता भी ये समझते हैं कि अगर हिंदुओं के वोट भी चाहिए तो इस तरह की राजनीति मत करिए। कुल मिलाकर कितनी किसे सीटें मिल रही जा रही मैंने बताया, लेकिन आपको बता दूं महाविकास अघाड़ी को बहुमत मिल सकता है, इसके स्पष्ट संकेत मिलते नजर आ रहे हैं। नमस्कार।